look at your screen, what do you notice? A very big rock of ice and some seals or penguin type of birds are on that rock. ये ग्लेशियर का पीस है, ब्लू ओशन है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा आइस का रॉक है, उसके ऊपर सील्स हैं जो कि सिर्फ जो चिल्ड ओशंस होते हैं, जैसे कि हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चिल्ड ओशन अंटार्कटिका में पाया जाता है, तो ये वहीं की सील्स हैं। और ये इसका ब्रॉडर व्यू है, वी कैन सी द ब्रॉडर व्यू हियर, ice and ocean and mountains of ice. What are these mountains of ice called? Glaciers. तो ये अंटार्कटिका की पिक्चर है। तो टुडे वी आर डूइंग द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिटन बाय तिशानी दोशी एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट अंटार्कटिका। तो it is going to be very interesting, so you listen very carefully the whole thing. अर्ली दिस ईयर, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबॉर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक शोकल्स्की हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। तो तिशानी दोशी इसमें लिखते हैं कि मैंने खुद को एक रशियन वेसल पर पाया। व्हाट इज़ वेसल? इज़ अ काइंड ऑफ शिप जिसका नाम था एकेडमिक शोकाल्स्की, जो कि हेडिंग टूवर्ड्स मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा था? एक दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे सूखे, खुश्क, सबसे ज़्यादा हवाओं वाले कॉन्टिनेंट में, जिसका नाम था अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. जब तक हम अपने कंट्री में होते हैं तो हम टाइम के अकॉर्डिंग बात करते हैं। एक बार आप अपने कंट्री से प्लेन में बैठ जाओ या शिप में सवार हो जाओ तो आपको फिर इक्वेटर के अकॉर्डिंग जो जर्नी है वो एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो इसमें टाइम जोन पूरी दुनिया जो है टाइम जोन से में डिवाइडेड है। तो ये 9 किस्म के टाइम जोन्स को क्रॉस करके, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करके, 3 बहुत बड़े बड़े ओशंस को क्रॉस करके, यानी कि एक ओशन अपने आप में एक इकोस्फीयर होता है, एक पूरा बैलेंस होता है लाइफ का। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, तो इतना सब क्रॉस करने के बाद वो कहाँ पहुँचते हैं? अंटार्कटिका में। आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एरोप्लेन, शिप, मतलब इन सब चीज़ों में उन्होंने ट्रैवल किया 100 घंटे के ट्रैवल के बाद। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, जैसे ही अंटार्कटिका पे कदम रखा तो इट वाज समथिंग लाइक दिस। चारों तरफ वाइट ही वाइट है या ओशन नज़र आता है और कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, लैंडस्केप ही लैंडस्केप नज़र आता दूर दूर तक। अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वॉज रिलीफ, और होराइजन यानी दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है कोई इंटरप्शन नहीं, कोई रुकावट नहीं। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, and I was feeling very much wonderful. Profound means deeply wonderful. Wonder at its immensity, इसकी गहनता पर कि कितनी यहाँ पर ठंड है, कितनी स्नो है। इट्स आइसोलेशन, कितना एकांत है, लोग तो हैं ही नहीं वहाँ पे। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। तो ये एक ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि एक वंस अपॉन ए टाइम एक ऐसा टाइम था अर्थ पे कि जो अंटार्कटिका था और इंडिया था वो इकट्ठे होते थे, टेथीज ओशन होता था, फिर एक तरह का बहुत बड़ा मास चेंज हुआ अर्थ में, तो फिर ये चीज़ें अलग हो गई। Part of history, 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent गोंडवाना, मतलब अब नहीं है बट हिस्टोरियंस ने उसका नाम रखा है, गोंडवाना नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था 650 मिलियन साल पहले,
did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica, और उसका सेंटर आज के अंटार्कटिका में था. थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन. ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन ग्लोबल सीन. लेकिन ऐसा कब था जब इंसानों का जन्म ग्लोबल सीन पर नहीं हुआ था, दुनिया में नहीं हुआ था. एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर. क्लाइमेट आज से ज़्यादा गर्म था, hosting a huge variety of flora and fauna. What is flora and fauna? Different kind of animals, bacteria, big and or small animals were there, birds were there, and vegetation. For 500 million years, Gondwana thrived. गोंदवाना 500 मिलियन सालों तक एग्जिस्ट करता था. thrived means it existed. But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. तो एक बहुत बदलाव आया उस समय. तो जो डायनासोर्स थे वो विलुप्त हो गए. they were extincted. Extincted means wiped out. और मैमल्स आ गए. ठीक है, मैमल्स आर लाइक ह्यूमन बींग्स. वो आ गए और अर्थ में के दो हिस्से जो थे वो अलग अलग दूर थे, वो मिल गए, और जो मिले हुए थे वो सेपरेट हो गए. आजकल जो ग्लोब हमें नज़र आता है उसको शेप मिल गई. To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. Antarctica जाके आपको याद आता है कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ से इंसान की शुरुआत हुई थी और कहाँ इंसान आज जा रहा है. Where could possibly be heading, कहाँ जा सकता है. It is to understand the significance of Cordilleran folds and Precambrian granite shields, ozone and carbon, evolution and extinction. वहाँ जाके हमें इम्पॉर्टेंस पता चलती है, सिग्निफिकेंस पता चलता है धरती की परतों का, जिनका नाम है कॉर्डिलरैन फोल्ड्स एंड प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स. हमें प्रोटेक्शन करने वाली 2 लेयर्स का पता चलता है, जैसे ओजोन और कार्बन. हमें कुछ प्रजातियों के पैदा होने के बारे में पता चलता है, दैट इज़ इवोल्यूशन, मीन्स दोज हु आर स्टिल इमर्जिंग ऑन दिस अर्थ. एंड एक्सटिंक्शन मीन्स जो वाइप आउट हो गई, जो ख़त्म हो गई. व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, जब आपको ये पता चलता है कि 1 मिलियन साल में क्या कुछ हो सकता था, इट कैन गेट प्रेटी माइंड ब्लॉगिंग. इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स. माइंड ब्लॉगिंग चीज़ें हैं. इमेजिन करो इंडिया नॉर्थ की तरफ पुश होता जा रहा है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज़. इंडिया जब आगे की तरफ पुश हो रहा था तो फिर हिमालयाज़ बन गए, क्योंकि नीचे का, ओशन के नीचे का जितना भी जमा हुआ, कई मिलियन सालों का जमा हुआ जो मिट्टी और जो बेड्स थे, एम्बेडेड चीज़ें थी, वो सारी ऊपर उठ गई. साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका. साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स थे, लेकिन फिर वो दोनों मिलके एक बन जाते हैं, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज. और एक ड्रेक पैसेज बनता है पहाड़ों में टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड. और अंटार्कटिका को बिल्कुल दुनिया में लास्ट में ले जाता है, बिल्कुल एकांत में ले जाता है. फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ. तो जो राइटर है वो साउथ इंडियन है. वो कहती है कि मैं सन की पूजा करती हूँ. 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volumes are stored. मैं 2 हफ्ते ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे पूरी दुनिया की, पूरी अर्थ की 90% आइस स्टोर्ड है, चिलिंग प्रॉस्पेक्ट में है, यानी बिल्कुल चिल्ड है. नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी मेटाबॉलिक फंक्शंस बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन. आप इमेजिन कीजिए कि अगर दुनिया का 90% पानी जो वहाँ पे जमा है अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल गया, तो वो पूरी दुनिया को अपने अंदर संभालेगा. इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवाइड ऑफ ह्यूमन मार्कर्स. ये एक ऐसी पिंग पोंग बॉल है, अंटार्कटिका के ऊपर पहुँच के आपको एहसास होता है, जिसके ऊपर ह्यूमन नाम का मार्कर तो है ही नहीं. नो ट्रीज,
बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स, आपको कोई पेड़ नहीं मिलेगा, कोई बोर्ड नहीं मिलेगा, कोई बिल्डिंग नहीं मिलेगी। यू लूज़ ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। ना आपका कोई टाइम है यहाँ पर, कोई टाइम जोन नहीं आपसे मैच करेगा, ना कोई विजुअलाइजेशन है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू माइटी, मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स। आपको छोटी से छोटी चीज़ भी नज़र आएगी, जैसे कि माइट्स, बग्स, मिजेस। बड़ी से बड़ी चीज़ भी नज़र आएगी, दुनिया की सबसे बड़ी फिश ब्लू वेल। आइसबर्ग्स भी नज़र आएंगे, यानी आइस ग्लेशियर के पीसीज भी नज़र आएंगे एज बिग एज कंट्रीज़, और वो इतने बड़े हैं जितने कि बड़े पूरे कंट्रीज़ हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। Days go on and on and on in surreal 24-hour austral summer light. 24 घंटे समर लाइट है वहाँ पे, कोई रात नहीं होती। एंड अबिक्विटस साइलेंस, और ऐसा साइलेंस है जिसको आप बिल्कुल बीट नहीं कर। अबिक्विटस साइलेंस इज दैट साइलेंस वेयर इफ़ यू ड्रॉप अ पिन इट कैन बी हर्ड वेरी वेरी क्लियरली, इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच और कार्विंग आइस शीट्स। सिर्फ तूफान आएगा अगर एवलांच या कोई आइस शीट टूटेगी तभी वो शांति भंग होती है। Consecrates this place, it is an immersion that will force you to place yourself in the context of Earth's geological history. अर्थ की जो हिस्ट्री है ना, जैसे इंसानों की हिस्ट्री होती है, कंट्रीज़ की हिस्ट्री होती है, इसी तरह से अर्थ की भी एक हिस्ट्री है, अर्थ का भी एक इतिहास है, तो उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अर्थ की हिस्ट्री यही होगी ना कि पहले जो हमें नक्शा आज दिखता है पहले वैसा नहीं था, वो चेंज हुआ था और फिर इसमें इमर्शन हुआ, यानी नई चीज़ें बनी, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई। एंड फॉर ह्यूमन्स दी प्रोग्नोसिस इज़ नॉट गुड, और इंसानों के लिए अभी कुछ अच्छी संदेश नहीं है। Human civilizations have been around for paltry 12,000 years. 12,000 साल से human civilizations आनी शुरू हुई हैं। Barely a few seconds on geological clock. अगर हम अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखें तो उसमें बहुत छोटा टाइम, हिस्ट्री बहुत लंबी है, इंसान बहुत छोटे टाइम तक रहे हैं। In that short amount of time we have managed to create quite a ruckus. इस छोटे से टाइम में हमने काफ़ी कुछ तूफ़ान ला दिया है इस अर्थ के ऊपर। एचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर। सबसे पहला रक्कस तूफ़ान आप क्या लाए हो धरती के ऊपर, या हम सब क्या लाए हैं धरती के ऊपर? हमने कुदरत के ऊपर ओवर पावर कर लिया, कुदरत को अपने हाथों से खेलने का मौका दिया। विद आवर विलेजेस, टाउन, सिटीज़, मेगा सिटीज़। हमने विलेजेस बनाए, टाउन्स बनाए, सिटीज़ बनाए, फिर हमने मेगा सिटीज़ बना दिए, बहुत बड़े बड़े शहर बना दिए। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पेशीज़ फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। अब इस अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज थे वो इतने लोगों के लिए नहीं थे, लिमिटेड थे, क्योंकि हमारे साथ साथ दूसरी रेसेस भी यहाँ पर रहती थी, दूसरी स्पेशीज़ भी रहती थी यहाँ पर, यानी दूसरे जंगली जानवर, बर्ड्स, डायनासोर्स भी रहते थे, जिनको हमने उनके लिए रिसोर्सेज या जगह या फॉरेस्ट कुछ भी नहीं छोड़ा। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और हमने अनलिमिटेड फ्यूल्स यूज़ किए, बर्न किए, हैज़ नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और हमारी पूरी दुनिया के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का एक ज़्यादा बड़ा ब्लैंकेट आ गया, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। उस CO2 के ब्लैंकेट की वजह से पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. अगर हम आज के समय में देखें तो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला डिबेट हमारा कौन सा है? वो है एनवायरमेंटल डिबेट, वातावरण के ऊपर की जाने वाली बातचीत। Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? क्या एंटार्कटिक में पाई जाने वाली बर्फ़ पूरी तरह से कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड? क्या गल्फ स्ट्रीम ओशन के अंदर रुकावटें आएंगी? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन दुनिया का अंत होगा, क्या हमें ये पता है?
मे बी नॉट, ईदर वे। एंटार्क्टिका इज़ ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, और इस सारी डिबेट में, इस सारी बातचीत में एंटार्क्टिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्रूशियल है, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये वर्ल्ड की सिर्फ अकेली ऐसी जगह है विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रिस्पेक्ट। एंटार्क्टिका इस के अंदर कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं हुई है, और ये इस रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल अलग थलग है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू बी नोटिस्ड। एंटार्क्टिका में 500,000 ईयर ओल्ड, आधा मिलियन साल पुराना कार्बन जमा हुआ है आइस की लेयर्स के अंदर। अगर वो आइस की लेयर्स पिघल जाती हैं तो वो कार्बन, हमारे कार्बन ब्लैंकेट जो कि ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर हम चाहते हैं कि अर्थ का पास्ट भी पढ़ें, प्रेजेंट भी पढ़ें, तो उससे हमें थोड़ा बहुत फ्यूचर भी समझ आ जाएगा अर्थ का, तो एंटार्क्टिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। तो एंटार्क्टिका जाके ये सब बातें समझना बेस्ट रहेगा। Student on Ice, the program I was working with on the Shokalski, aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. अब एक प्रोग्राम है स्टूडेंट ऑन आइस। ये जो प्रोग्राम है मैं भी इसी के तहत वहाँ मेरा जाना हुआ, जिसका प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस और वेसल का नाम था शोकल्स्की, और एम था हाई स्कूल के बच्चों को वहाँ पर लेकर जाना जो कि दुनिया का एंड है, और उन्हें क्या प्रोवाइड करना, इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, जिन शिक्षा की के मौक़ों को लेकर वो काफ़ी इंस्पायर होंगे कि हम उस जगह को देख के हम प्रेरणा आएगी उनको कि हम और पढ़ें, विच विल हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उनके अंदर एक समझ जागेगी इस प्लैनेट को बचाने की, रिस्पेक्ट जागेगी इस प्लैनेट को बचाने की। इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, और एक कनाडा के हैं जियोफ ग्रीन, उन्होंने 6 साल से ये स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम चलाया है। who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। क्यों चलाया उन्होंने ये प्रोग्राम? क्योंकि उससे पहले ना उन्होंने सेलिब्रिटीज़ के साथ, रिटायर्ड कोई जैसे ऑफिसर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनके साथ, कुछ क्यूरियस लोग होते हैं जिनको वातावरण के बारे में जानना है, उन सब के साथ बातचीत करके प्रोग्राम्स बना के देख लिया। लेकिन वो कभी भी, नॉलेज तो होती है, नॉलेज लेते हैं, डिस्कस करते हैं, बट गिव बैक नहीं करते, यानी प्लैनेट को बचाने के लिए फिर वो कुछ भी नहीं करते। फिर उन्होंने स्टूडेंट ऑन आइस शुरू किया। उनको लगा कि ही ऑफर्स दी फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर्स हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, स्टूडेंट्स हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, और वो जहाँ भी जाएंगे वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तमन्ना के साथ, दिल के साथ एब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर, उस चीज़ को संभालेंगे, सीखेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एक्ट करेंगे, यानी अपनी सारी लाइफ उसको अपने साथ हर एक्शन में शो करेंगे, प्लैनेट को बचाने के ऊपर काम करेंगे। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज़ बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर दी साउथ पोल। अब साउथ पोल के नज़दीक जाना तो बहुत मुश्किल है, नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। It is easy to be blasé about polar ice caps melting। अब ये देखना कि पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, पिघल रही हैं, while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, तो जिन अक्षांश या देशांतर रेखाओं के बीच में हम रहते हैं, ठीक है, वो तो बड़ी कंफर्टेबल है, वहाँ पे कोई ऐसा मौसम नहीं है जो ख़राब होता है, हमें याद भी नहीं रहता कि पोलर आइस कैप्स पिघल रही हैं।
जब तक हम अपने कंफर्टेबल घर से, कंफर्टेबल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से निकलेंगे नहीं, तब तक हमें एहसास ही नहीं होगा। व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स, जब आप अपनी आंखों से ग्लेशियर्स देखोगे, रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग, आप देखोगे कि वो चीज़ें टूट टूट के गिर रही हैं। यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। तो आपको एहसास होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कितना वास्तविक है और कितना खतरनाक है। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study. अब एंटार्क्टिका क्योंकि ठंडा है, वहाँ पे बहुत कम जीवित प्राणी बच पाते हैं, इसलिए वहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं है। जब बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है तो एक एक जीवित प्राणी को समझने पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे ना तो ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, ना ज़्यादा पशु पक्षी हैं, बहुत लिमिटेड मात्रा में है सब कुछ। तो वहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही सिंपल है, परफेक्ट प्लेस टू स्टडी। ऐसी जगह स्टडी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस। वहाँ से आप पढ़ सकते हो कि छोटा सा चेंज आता है जब एनवायरनमेंट में, वातावरण में, तो उसके कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। एक पौधा है फाइटोप्लैंक्टन जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। Those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean food chain। लेकिन वो फाइटोप्लैंक्टन, बेशक हम उसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन वो ऐसी सी ग्रास है जो कि सारे साउथ ओशन को के फूड चेन को चलाती रहती है। नरिश करती है यानी पौष्टिक भोजन देती है, सस्टेन करती है यानी उनकी लाइफ को मेंटेन करती है। These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds। ये प्लांट सिंगल सेल्ड है। जैसे हमने एक 10th क्लास में पढ़ा था, आपको याद होगा, अमीबा, वो सिंगल सेल्ड एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, और ये प्लांट है सिंगल सेल्ड, एक कोशिका का प्लांट है। और ये सन की जो एनर्जी है उसको भी यूज़ करता है कार्बन को अपने अंदर एसिमिलेट करने में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। वंडरस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेता है। साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। साइंटिस्ट ने हमें वार्निंग दे दी है कि अगर हमने ओजोन लेयर को और डिप्लीट किया और नष्ट किया तो हमारी फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ समाप्त हो जाएंगी, which in turn will affect the lives of marine animals। जैसा कि आपको पहले बताया कि वो उनको पोषण देता है, साउथ के जो ओशंस हैं उसमें एनिमल्स का पोषण करता है, नरिश करता है उनको। लेकिन फिर वो उनको एनिमल्स को नरिशमेंट नहीं मिलेगा, जब उनको नहीं मिलेगा तो फिर बर्ड्स भी भूखे मर जाएंगे, बर्ड्स ऑफ द रीजन, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल को भी ज़्यादा मुश्किल होगी। In the parable of phytoplankton, there is a great metaphor for existence। फाइटोप्लैंक्टन के विनाश में एग्जिस्टेंस की लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब फाइटोप्लैंक्टन नष्ट होगा तो एग्जिस्टेंस का खतरा बढ़ जाएगा कि हम लोग रहें या ना रहें, मरीन लाइफ रहे या ना रहे। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों की केयर करो, बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। बड़ी चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वॉक ऑन द ओशन, ओशन के ऊपर चलना। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफनीज बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ एंटार्क्टिक। मेरी जो एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस थी वो ऐसी सरप्राइजेस से भरी हुई थी, लेकिन सबसे बेस्ट था 65.55 डिग्री साउथ में Shokalski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further। अब वो जो उनका वेसल था वो किसी तरह से दो आइलैंड्स के बीच में था, पेनिनसुला एंड टैडपोल। कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड। कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम मुड़ जाएंगे एंड हेड बैक नॉर्थ, और नॉर्थ की दिशा में चलेंगे। बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक। तो हमें इंस्ट्रक्शन मिली कि हम
एक बहुत बड़ा गैंग प्लैंक मतलब प्लैंक यूज़ करके उसके ऊपर ओशन के ऊपर चल के देखे, मतलब प्लैंक के ऊपर जो बहुत बड़ा लकड़ी का पीस. सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस knitted आउट इन गोटेक्स एंड ग्लेयर्स. तो हम सब 52 थे. हमने knitted आउट मीन्स वी वर ड्रेस्ड अप इन सेम लाइक ड्रेस डाली हुई थी, और ग्लेयर्स यानी शेड्स थे, सनग्लासेस काइंड ऑफ थिंग, वॉकिंग ऑन दिस डार्क वाइटनेस. और हम बिल्कुल सफ़ेद चीज़ के ऊपर चल रहे थे. दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर. ऐसे लग रहा था कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वो चलता ही जाएगा. अंडरनीथ आवर फीट वॉज मीटर थिक आइस पैक. हमारे नीचे 1 मीटर मोटा आइस जमा हुआ था. अंडरनीथ दैट 180 मीटर ऑफ लिविंग, और 180 मीटर तक लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर था. इन पेरिफेरी क्रैबिटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्स ऑन आइस फ्लोज. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वहाँ पे उनको कोई नहीं मिल रहा था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सील्स देखी, जो ओशन में एक एनिमल होता है. इट इज़ हाफ बर्ड एंड हाफ एनिमल. वो ऐसे वहाँ पे धूप सेक रही थी पेरिफेरी में, यानी आसपास जो आइलैंड्स वगैरह थे, सन में बैठी हुई थी. और स्ट्रे जिस तरह से हमें यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स दिखते हैं, वो किसी बैनियन ट्री के नीचे सो रहे होते हैं. इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवलेशन. ये भी एक नया रेवलेशन था, यानी नई नॉलेज थी जो हमने देखी, नई चीज़ देखी. एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट. सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड थी. 9 टाइम जोन्स, फिर से वही लाइन आ गई. 9 टाइम जोन्स, 6 checkpoints, 3 bodies of water, many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. मैं अभी भी बहुत हैरान थी कि किस तरह से हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, इसमें एक ब्यूटी ऑफ बैलेंस बनी हुई है. हर चीज़ के लिए बनी हुई है. अगर कोई कीड़ा है तो उसको खाने के लिए बड़ा जानवर बना हुआ है, बड़े जानवर को खाने के लिए और बड़ा जानवर, उसको एनर्जी मिलती है सन से. तो एक बहुत सुंदर बैलेंस बना के रखा हुआ है अर्थ पे. हाउ वुड इट बी इफ़ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज टू बी. जैसा कि पहले कभी एंटार्क्टिका गर्म जगह हुआ करती थी, कैसा होगा अगर आज भी वो गर्म हो जाए. नो, हम नहीं चाहते, साइंटिस्ट नहीं चाहते कि आज एंटार्क्टिका वार्म हो जाए. विल वी बी अराउंड टू सी इट. क्या हम इसको देखने के लिए बचेंगे? और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वूली राइनोस. या फिर हम भी डायनासोर्स की तरह फिर लुप्त हो जाएंगे, मैमथ्स की तरह, वूली राइनोस की तरह. हु इज़ टू से. But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, लेकिन हमारे साथ कुछ टीनेजर बच्चे थे जिनके मन में एक आइडिया था कि हम इस दुनिया को बचा लेंगे. ऑल आई कैन से इज़ दैट a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. मिलियन सालों में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अगर एक दिन भी आप काम करो तो बहुत बड़ा डिफरेंस बनता है. यानी कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर अर्थ को सेव करते हैं तो बिग चेंजेस आते हैं. दैट्स व्हाट द राइटर वांट्स टू